भी वगैरह, ये अपने आप में एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम क्या क्या देखना है इसमें मैं बता रहा हूँ आपको। ये अपने आप में एक टॉपिक है ना पूरा। पहले कॉन्सेप्ट देखना है। कॉन्सेप्ट, तो इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है आपका? जीडीपी, ठीक है। उसके बाद जीएनपी, उसके बाद इसमें सब कुछ है, ठीक है। इस जीडीपी को हम लोग किस पे निकालेंगे आज ही मैं बताऊंगा। मार्केट प्राइस, बेस प्राइस, फैक्टर प्राइस, ये सब इसमें मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद जीडीपी के बाद एनडीपी, एनएनपी, है ना फिलहाल। उसके बाद नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, ग्रीन जीडीपी, जीवीए। नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, अभी पढ़ेंगे सबको। जीवीए, ग्रीन जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, एनएनपी, एनडीपी, जीडीपी, जीएनपी, ये सबको देखेंगे, ठीक है। ये अवधारणा हो गया, ठीक। उसके बाद देखेंगे विधि, राष्ट्रीय आय के गणना की विधि। कुछ नहीं है इसमें, ज्यादा कुछ है नहीं है, सिंपल सी बात है, दो तीन विधि है, बस नाम याद रखना है लेकिन इसका, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे समस्या, थोड़ा सा समस्या के बारे में। ये मेन सा क्वेश्चन बन सकता है, गणना में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। और एक देखेंगे इससे रिलेटेड संस्था। क्लासेस आपका प्री का मेंस का हो रहा है ना, ये बात याद है ना आप लोगों को। मीन्स राष्ट्रीय आय हम पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय आय पढ़ लो, चाहे प्री का कोई क्वेश्चन पूछे चाहे मेंस का कोई क्वेश्चन पूछे, इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो नेशनल इनकम में इतना चीज अपने को देखना है। चार्ट बना लो, अभी इसको पढ़ेंगे फिलहाल, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट में कंप्लीट कराऊंगा पहले। कौन कौन सा है ये? जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी। अब उसको नहीं लिख रहे हो कोई बात नहीं, मत लिखो, है ना। स्पेस छोड़ दिया रहो, एक एक करके पढ़ते जाएंगे तो लिख लेना। गणना की विधि क्या है, कौन कौन सी विधि होती है राष्ट्रीय आय की गणना करने की। जब राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है ना, इसके बारे में भी जानना है, ठीक है। पूछ देगा कभी भी क्वेश्चन में, क्या क्या चुनौतियां होती है राष्ट्रीय आय की गणना करते समय। और लास्ट क्या, संस्था, सीएसओ, एनएसएसओ, ये सब आपने एनसीएस वगैरह, है ना, ये सब सुना होगा आप लोग, अभी तक सुने होंगे एनएसएसओ, है ना। अब उसको पढ़ोगे आप लोग यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है एनएसएसओ, उसके कार्य वगैरह क्या होते हैं वो सब मैं बताऊंगा यहाँ। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। तो सबसे पहला हमारा क्या है इसमें टॉपिक, कॉन्सेप्ट। जो यहाँ बनवाता हूँ ना चार्ट, उसको बना लिया करो, ठीक है, उसको लिखा करो। चलो, जीडीपी पहला कॉन्सेप्ट में क्या रहे, इसका नाम क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये सबसे ना कंफ्यूजन पार्ट होता है बच्चे लोग के लिए, क्या इसमें शामिल करें, क्या इसमें निकालें। सकल घरेलू उत्पाद, क्या, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। इसको बोला जाता है हिंदी में क्या, सकल घरेलू उत्पाद। इंग्लिश में क्या बोल देंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक। होता क्या है, पहले दो लाइन लिख लो, फिर इस पे हम बात करते हैं। लिख ला, लिखिएगा। एक वित्तीय वर्ष में, या ऐसा मत लिखो, रुको रुको, ठीक है, लिखो। एक वित्तीय वर्ष लिखो, ठीक है, लिखो। एक वित्तीय वर्ष में
एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के घरेलू सीमा के अंदर, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के घरेलू सीमा के अंदर, घरेलू सीमा के अंदर के अंतर्गत या अंदर, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के घरेलू सीमा के अंदर सभी निवासियों के द्वारा, सभी निवासियों, निवासी है ना, तो सभी निवासियों के द्वारा उत्पादित, उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। ठीक है जी। तो मैं क्या बोला, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के घरेलू सीमा के अंदर सभी निवासियों के द्वारा उत्पादित अंतिम सेवाओं एवं उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। ठीक है, देखो अब एक बात समझ ला, किसी व्यक्ति का आय निकालना चाहोगे, समझना इस बात को, ये है क्या टॉपिक वैसे, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, मतलब ये टॉपिक में क्या है, एक देश की आय निकाली जाती है कि एक पूरे देश का आय क्या होगा। ठीक है, इसमें पीपीपी भी पढ़ना है आपको। ठीक है, परचेसिंग प्रियोरिटी पावर, परचेसिंग पैरिटी पावर, पीपीपी, ये भी है चीज। ठीक है, मैं वहां लिखना मिस कर गया था। ठीक है, तो होता क्या है, लिखना भूल गए, फिर से लिखो, मैं क्या बोला, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के घरेलू, घरेलू सीमा के अंतर्गत, घरेलू सीमा बोल रहा हूँ ना, बोलूंगा इस सबको मैं डिफाइन करूंगा। एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के घरेलू सीमा के अंतर्गत सभी निवासियों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। अंतिम मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। अब देखो, हाँ मैं ये बोल रहा था भाई, एक देश के आय की गणना हम, अगर आप अपने पापा से पूछोगे, अपने भैया से पूछोगे, किसी व्यक्ति का आय निकालना है या किसी कंपनी का आय कितना है, वो निकाल सकते हैं इजिली। ठीक है, एक होटल है, उसका आय कितना हो रहा है तो आप बता सकते हो, जितना भी आ रहा है उसमें खर्चा वर्चा, सैलरी वैलरी, मेंटेनेंस वगैरह को काट दो। हाँ भाई, ये मेरा मंथली इनकम होता है, कोई होटल वाला भी बता देगा, कोई दुकान वाला भी बता देगा, कोई छोटा मोटा कंपनी है, बड़ा कंपनी है, वो भी बता देगा, एक व्यक्ति पर्सनल वो भी बता देगा। इसी प्रकार एक देश के आय की गणना की जाती है, तो वो कैसे निकाला जाता है हम वही देख रहे हैं इसमें। ठीक है, तो एक देश का आय निकाला जाता है और बताया जाता है कि इस देश का इतना आय है। ठीक है, और उसके बाद उसकी तुलना भी की जाती है अन्य देशों के साथ, और उसके बाद रैंक भी दिया जाता है आय के हिसाब से कि इस देश का भाई सबसे ज्यादा आय है, विश्व में प्रथम नंबर पे है, यह देश द्वितीय नंबर पे है, यह देश तृतीय नंबर पे है। पहला टोटल पैसे के आधार पे, और दूसरा एक और कर दिया जाता है पीपीपी के आधार पे। ठीक है, तो इसको मैं बाद में बताऊंगा होता क्या है, समझेंगे इसको भी। ठीक है, उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो आय निकाला जाता है तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल क्या होता है, देखो इस देश के अंतर्गत, मान लो ये पूरा अपना भारत देश है। ठीक है, मान लो ये अपना भारत देश है, तो इस भारत देश के अंतर्गत, ठीक है, इस सीमा के अंतर्गत, तो मैं क्या बोला आप समझो, मैं पहला बोला क्या, एक वित्तीय वर्ष, फिलहाल एक वित्तीय वर्ष में, इसको मिटा रहा हूँ, रुको, इस मैथ को भी मिटा रहा हूँ फिलहाल, है ना, कोई काम करेंगे अभी फिलहाल ये मैथ। चल, पहला मैं क्या बोला हूँ, फर्स्ट पॉइंट आपका, एक वित्तीय वर्ष, तो जब वित्तीय वर्ष की बात होती है,
तो एक वित्तीय वर्ष क्या कहलाता है, याद रखिएगा, आपका वो कहलाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है जी, याद रखिएगा, यही आपका राजकोषीय वर्ष भी है, यही आपका क्या है, राजकोषीय वर्ष है। कृषि वर्ष अलग होता है, 1 जुलाई टू 30 जून, वो कृषि वर्ष होता है, कहीं पर से लिख लेना, क्या 1 जुलाई टू 30 जून, ये आपका कृषि वर्ष है। ठीक है, उसको याद रखिएगा, वो भी एग्जाम में पूछता है कभी कभी। तो एक वित्तीय वर्ष मीन्स क्या, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच देखा जाता है। ठीक, उसके बाद क्या बोला, किसी देश के घरेलू सीमा, क्या सीमा, घरेलू सीमा। तो देखो घरेलू सीमा में अब क्या क्या आता है, इस चीज को याद रखना है। ठीक है, बोला क्या जाता है उससे भी क्वेश्चन बनता है, प्लस इसके अंदर से क्या शामिल किया जाता है क्या नहीं किया जाता है, इससे अभी तो पीएससी प्री में इससे खतरनाक क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, कंफ्यूजिंग वाला जो समझे होंगे वो बना ले गए थे, बाकी लोग नहीं बना पाए होंगे, इस साल पूछा था इसी से। देखो घरेलू सीमा में क्या क्या शामिल होता है, एक तो भौगोलिक सीमा, हमारे देश का जो भौगोलिक सीमा है, जो अभी मैप देखा हमने, प्लस समुद्री सीमा, क्या, समुद्री सीमा, जो आपका कितना है 200 नॉटिकल माइल तक है ना, पूरा देखोगे तो 200 नॉटिकल माइल तक है। ठीक है, नॉटिकल माइल में उसको मापा जाता है, तो समुद्री सीमा कितना, 200 नॉटिकल माइल, प्लस विदेशों में स्थित दूतावास। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी घरेलू सीमा में माना जाता है, किसी देश का दूतावास जो है वो उस देश की घरेलू सीमा में माना जाता है, दूतावास, प्लस अपना जलयान, कहीं भी हो विश्व में, जलयान, वायुयान इत्यादि। अब समझो, मतलब ये कि हमारे देश के जब घरेलू सीमा की बात हो रही है, तो ये भारत को जो मैप बनाया था उस मैप के अंतर्गत, प्लस हमारा जो समुद्र तटीय एरिया है पूरा त्रिकोणा जो समुद्र है, वहां तट से लेकर 200 नॉटिकल माइल के अंदर जितना भी या तेल हो या मछली पकड़ रहे हो वो सभी उसमें शामिल होगा। साथ में मैं क्या बोल रहा हूँ, जितना भी हर एक देश में हमारा दूतावास है उसका भी, ठीक है, वो भी इसी में शामिल होगा, प्लस जहां भी हमारी जलयान है वायुयान है भारत के बाहर जहां भी स्थित हो वो भी इसमें शामिल होता है। इसको इस चीज को याद रखिएगा, क्या क्या इसमें शामिल होता है, मतलब ये कि मान लो मैं क्या बोल रहा हूँ, उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। अब दूतावास का एग्जांपल ले लो, कंफ्यूज हो रहे होंगे आप लोग। एक दूतावास, एक दूतावास में कुछ नहीं तो 2-3 आईएफएस ऑफिसर होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस वाले। ठीक है, 2-4 अधिकारी होंगे, 5-6 बाबू क्लर्क होंगे, एक आध दो प्यून होंगे, कुल मिला के 15 से 20 कर्मचारी अधिकारी काम करते हैं। उन 15 से 20 अधिकारी कर्मचारी प्रत्येक दिन 8 घंटे के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो प्रत्येक का एक निश्चित क्या होगा, वेतन होगा, होगा ना वेतन। तो उस वेतन को ऐड किया जाता है इसमें, क्यों, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, तो सेवा दे रहे हैं तो किसको ऐड करते हैं, वेतन को, वेतन ऐड किया जाता है। तो मौद्रिक मूल्य, मैं क्या बोला, मौद्रिक मूल्य को ऐड करना है, किसको ऐड करना है, मौद्रिक मूल्य को। तो कितने लोग काम कर रहे हैं, 8 लोग, एक का पेमेंट कितना है महीना, चलो 50,000 है, हाँ तो 50,000 के हिसाब से 4 लाख रुपया एक महीने का, तो 12 महीने का 40 दूनी 48 लाख, तो है ना 48 लाख, तो 48 लाख रुपया क्या करेंगे इसमें, मौद्रिक मूल्य के रूप में ऐड होगा, मौद्रिक मूल्य ऐड किया जा रहा है ना, याद रखिएगा। तो इतने लोगों को जीडीपी में शामिल किया जाता है, प्लस मैं क्या बोल रहा हूँ, सभी निवासी, मैं वहां बोला ना सभी निवासी लिखवाया हूँ, जो मुझे लिखवाया हूँ उसी को मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ, सभी निवासी मतलब सभी निवासी में क्या होता है इसमें, नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों शामिल होते हैं, नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों शामिल होते हैं। देखो ये थोड़ा ना समझना मुश्किल होगा लेकिन प्रयास करना, दोनों शामिल, मतलब इसका मतलब ये है जी, देखना समझना। हो सकता है रिक्की पॉन्टिंग क्या करे, अब रिक्की पॉन्टिंग कौन है, समझ गए, जान गए, जानते हैं, है ना, सब जानते हैं।
रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया का नागरिक है। कहाँ का नागरिक है? ऑस्ट्रेलिया का नागरिक। अब उसका मन किया कि क्या किया जाए, भारत में एक कोचिंग सेंटर खोला जाए, सॉरी ट्रेनिंग सेंटर खोला जाए या कोचिंग सेंटर ही खोला जाए, जिसमें किसका कोचिंग दिया जाएगा? कोचिंग क्रिकेटर बनने का, बैट्समैन बनने का। अब वो भारत आए और भारत में अपना क्या किया, ट्रेनिंग सेंटर खोला और यहाँ वो कोचिंग देना चालू की। तो यहाँ फिर जितना उनके कोचिंग में इनकम हो रहा है लीगली, है ना, वो सभी इनकम इसमें शामिल होगा। भले ही वो क्या है, भारत के नागरिक नहीं है, लेकिन काम कहाँ कर रहे हैं? भारत के सीमा में, घरेलू सीमा के अंतर्गत है। भारत में आकर वो क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, इसी को हम जो मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, जीएनपी बताता तो उसको हटा देते, ठीक है, उसको माइनस कर देते रिकी पॉन्टिंग की आय को। रिकी पॉन्टिंग का आय जो वो भारत में कमा रहा है उसको इसमें शामिल करेंगे। इसी प्रकार कोई विदेशी कंपनी भारत में आई है और यहाँ पर फैक्ट्री डाल दी है और उसका जितना इनकम हो रहा है वो इसमें शामिल होगा। क्यों? क्योंकि बात किसकी हो रही है? भौगोलिक सीमा की। जो हमारे भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जितने भी आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं उनमें वह सभी शामिल होगा, चाहे वो दूसरे देश की कंपनी हो, चाहे दूसरे देश का नागरिक का गतिविधियां हो। ठीक है, इसीलिए क्या किया जाता है, इसमें एनआरआई के इनकम को शामिल नहीं किया जाता। एनआरआई के इनकम को शामिल नहीं किया जाता। इसको फिलहाल अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। इतना समझ में आया? एक वित्तीय वर्ष मीन्स क्या? 1 अप्रैल से 31 मार्च। घरेलू सीमा में कौन कौन शामिल है? भौगोलिक सीमा भी, समुद्री सीमा में, विदेशों में स्थित दूतावास, जलयान, वायुयान। सभी निवासी में क्या, नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों शामिल है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या बोला, ठीक, इतना लिख लिए क्या? ये शामिल है, ठीक है। इतने लोगों को शामिल किया जाता है। अब समझना फिर से एक बात को, लिख लिए इतना तो मिटा दो। ठीक है, क्या शामिल नहीं किया जाता? ये हो गया आपका, इतने लोग को शामिल होते हैं। अब लिखो, शामिल नहीं करके, शामिल नहीं करके लिख ला, शामिल नहीं। क्या चीज शामिल नहीं होता है? तो लिख लेना पहला, एनआरआई का इनकम। इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछता है एनआरआई को लेके। अब एनआरआई किसको बोला जाता है? जो भारत का नागरिक है लेकिन इसके आर्थिक गतिविधियों का केंद्र भारत से बाहर है, जो एक वर्ष में 183 या उससे ज्यादा दिन देश से बाहर रहता है, उसी को एनआरआई बोला जाता है, ठीक है। एनआरआई किसको बोला जाता है? जो एक वर्ष में 183 दिन से ज्यादा भारत से बाहर रहता है, ठीक है। और क्यों एनआरआई हो जाते हैं? क्योंकि ये क्या कर लेते हैं, बाहर में जाके बिजनेस स्टैब्लिश कर लेते हैं और अपना बिजनेस करते हैं बाहर में, है भारत के नागरिक। लेकिन देखो फिर से, इनके आर्थिक गतिविधियों का केंद्र कहाँ हो रहा है? भारत से बाहर है। जैसे मैं रिकी पॉन्टिंग का एग्जांपल दिया, रिकी पॉन्टिंग क्या हुआ, भारत में आ गया, तो उसके आर्थिक गतिविधियों का केंद्र कहाँ हुआ? भारत हुआ, ठीक है। लेकिन इसके आर्थिक गतिविधियों का केंद्र क्या है? भारत से बाहर है, तो इसको शामिल नहीं किया जाता। लिख लीजिएगा, एनआरआई का इनकम शामिल नहीं होता। प्लस विदेश में स्थित, लिख लीजिएगा, विदेश में स्थित भारतीय कंपनियों, भारतीय कंपनियों की आय, विदेश में स्थित भारतीय कंपनियों की आय, ठीक है। अब यहाँ पर नोट करके एक बात लिख लीजिए, नोट करके, ठीक है, लिखिएगा। जीडीपी में यह महत्वपूर्ण होता है, जीडीपी में यह महत्वपूर्ण होता है कि आर्थिक गतिविधियों का केंद्र कहाँ है। जीडीपी में यह महत्वपूर्ण होता है, यह महत्वपूर्ण होता है कि आर्थिक गतिविधियों का केंद्र कहाँ है, कहाँ है, ना कि आर्थिक गतिविधियां कौन कर रहा है।
ना कि आर्थिक गतिविधियां कौन कर रहा है। ठीक है जी, उसी में लिखिए आगे। इसी प्रकार इसी प्रकार उसी में लिखिएगा आगे, जीएनपी में जीएनपी में यह महत्वपूर्ण होता है, जीएनपी में यह महत्वपूर्ण होता है कि आर्थिक गतिविधियां कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, ना कि ना कि ना कि आर्थिक गतिविधियों का केंद्र कहाँ है। ठीक है जी। एक और पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट में उसी में लिखिए सेकंड में। अंतिम मौद्रिक मूल्य को इसलिए लिया जाता है, अंतिम मौद्रिक मूल्य को इसलिए लिया जाता है ताकि ताकि दोहरी गणना से बचा जा सके, दोहरी गणना से बचा जा सके, दोहरी गणना से बचा जा सके। मतलब अब ये देखो जी, एक बार बता रहा हूँ ना आपको, अब इसी का छोटा सा एग्जांपल बस देके समझा रहा हूँ। मान लो इंडिया में क्या हुआ, देखो उत्पादन बहुत चीज होता है ना, लेकिन हम एग्जांपल दे रहे हैं तो बहुत छोटा सा दे रहे हैं। मान लीजिए दो बाइक, किसका, दो बाइक, दो टीचर, ठीक है, दो टीचर, दो बाइक, चार कार और 100 क्विंटल गेहूं, इतने का उत्पादन हुआ है। एक बाइक की कीमत मान लो 1,000 है, मान लेते हैं 1,000, ठीक है, तो दो बाइक की कीमत क्या है, 2,000 रुपए। एक टीचर की सैलरी मान लो 500 रुपये महीना, मान रहे ना, एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं लेकिन मान रहे हैं, ये सेवा की बात आ रही है इसलिए इसको लिया हो। एक टीचर की 500 अगर सैलरी है तो साल भर का कितना हो जाएगा, साल भर में 6,000 है ना, तो 6 दूनी 12,000, 12,000। एक बाइक, दो बाइक उत्पादन हुआ है एक वर्ष में, प्लस दो टीचर की सेवाएं उत्पादन, सेवा का उत्पादन हुआ है 4 कार, एक वर्ष में 4 कार उत्पादन हुआ है, तो एक कार की कीमत मान लो 5,000, तो 4 कार की कीमत कितनी, 20,000 है ना, प्लस 1,000 क्विंटल गेहूं उत्पन्न हुआ है ना, 1,000 क्विंटल गेहूं उत्पादन हुआ। इस 1,000 क्विंटल में 100 क्विंटल ही मानो जी, 1,000 ज्यादा होगा, ठीक है। इस इस 1,000 क्विंटल में क्या हुआ, किसान ने क्या किया, इसमें से 90 क्विंटल को बेच दिया और 10 क्विंटल को अपने पास रख लिया उपभोग के लिए, ठीक है। इस 90 क्विंटल में से क्या हुआ, 50 क्विंटल गेहूं के रूप में मार्केट में आ गया, ठीक है। और यहाँ पास क्या हुआ, बच कितना गया, 40 क्विंटल। तो ये 40 क्विंटल क्या बना, आटा बना इसका, ठीक है, आटा बना। और इस 40 क्विंटल में से 30 क्विंटल आटे के रूप में मार्केट में आया, और इसमें का 10 क्विंटल से क्या बना, बेकरी आइटम बना। तो ये बेकरी के रूप में क्या हुआ, मार्केट में आया। इसी चीज को समझना, अगर समझ पाओगे तो। वहां तो मैं लिखवा दिया हूँ एक लाइन में, लेकिन मैं समझाने का भी प्रयास कर रहा हूँ। देखो, अंतिम मौद्रिक मूल्य इसलिए लिया जाता है ताकि वस्तुओं की दोहरी गणना ना हो। मैं लास्ट लाइन अभी नोट में लिखवाया हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक सब 1,000 क्विंटल गेहूं लिए, तो क्विंटल मान लो, एक क्विंटल का अगर 100 रुपये कीमत था, ठीक है, 100 रुपये क्विंटल एक क्विंटल का था, तो इसका कितना हो जाएगा, 10,000। लेकिन उस 10,000 को ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पर से देखो आप क्या देख रहे हो, 100 क्विंटल तो उपभोग के रूप में निकल गया, 10 क्विंटल, तो इसका मौद्रिक
इसका क्या है, मौद्रिक मूल्य नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला, अंतिम मौद्रिक मूल्य, जिसका मौद्रिक मूल्य होगा उसी को ऐड किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर से क्या हुआ, उपभोग के रूप में हो गया, तो इसको शामिल नहीं किया जाएगा। तो 10 क्विंटल वहीं से निकल गया। अब इस 90 क्विंटल को हम लोग गेहूं के रूप में शामिल नहीं करेंगे। क्यों शामिल नहीं करेंगे? क्योंकि ये अंतिम मौद्रिक मूल्य नहीं है। अगर अंतिम मौद्रिक मूल्य देखोगे तो यहाँ पर देखो 50 क्विंटल गेहूं के रूप में मार्केट में आया है। मार्केट में कितना है, 50 क्विंटल। तो 1 क्विंटल का मैं कितना बोला, 1000। तो 50 क्विंटल का कितना, अगर मान लो 1 क्विंटल का 1000 मान रहे हैं, तो 50 क्विंटल का 50,000। तो ये 50,000 रुपया ऐड होगा। कितना ऐड होगा, 50,000 रुपया। उसके बाद हमने देखा कि 40 क्विंटल आटे के रूप में आया। ठीक, अब इस आटे में भी मार्केट में कितना गया, 30 क्विंटल। तो मान लो आटे का रेट तो 1000, तो 15 क्विंटल मान ले, 1500 क्विंटल आटा गेहूं से ज्यादा महंगा मिलेगा। ठीक है, तो 1500 क्विंटल मान लो, तो 30 क्विंटल 45 या 45 मान लो, है ना, 1500 क्विंटल है, तो कितना हो जाएगा, 45,000। तो ये 45,000 रुपया ऐड होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट के रूप में कितना है, 40 क्विंटल का आटा बना है, लेकिन मार्केट में आटे के रूप में कितना जा रहा है, 30 क्विंटल जा रहा है। तो अंतिम मूल्य कितना हो रहा है, अंतिम मौद्रिक मूल्य 30 क्विंटल आटे के रूप में, जिसका बिक्री हुआ है मार्केट में आटे के रूप में। बच कितना गया, 10 क्विंटल। इसको बेकरी बना दिया है, तो बेकरी बनाया गया तो 1 क्विंटल में 5,000 रुपया बन गया है। 1 क्विंटल का 5,000 रुपया। ब्रेड वेट का भाई महंगा मिलता है, 1 किलो आटे से आप 10 पैकेट ब्रेड बना दोगे। ठीक है, तो 5,000, तो 10 क्विंटल कितना हो जाएगा, 50,000। तो ये 50,000 रुपया के रूप में, अगर इसी को अंतिम मौद्रिक मूल्य नहीं लेते तो क्या होता, पहले भाई क्या करो, हाँ तो 100 क्विंटल गेहूं को जोड़ लो। ठीक है, फिर नीचे आते तो क्या करते हैं हम लोग, 90 किलो गेहूं जुड़ गया, फिर क्या करते हैं, आटे का भी जोड़ते हैं, और उसके बाद इधर 50 किलो गेहूं का फिर जोड़ते हैं। तो ऑलरेडी जो जोड़ चुका है उसको आप डबल क्यों जोड़ेंगे? तो दोहरी गणना से बचने के लिए अंतिम मौद्रिक मूल्य को लिया जाता है। और अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या, जो अंतिम रूप से अंतिम वस्तु के रूप में मार्केट में पहुंचा है। अंतिम वस्तु के रूप में जो, एक काम करो, मैं लिखवाया क्या हूं एक बार सुनो तो, मैं ऐसा लिखवाया हूं ना, किसी एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के अंतर्गत सभी निवासियों के द्वारा उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य, शायद मैं यही लिखवाया हूं, है ना। अगर ऐसा लिखवाया हूं तो अंतिम शब्द को काटो वहां से, जहां भी लिखे हो अगर सेम लिखा है तो अंतिम शब्द को काटो वहां से, और अंतिम कहां पर लगाओ बोल रहा हूं, उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं, अंतिम वस्तु की बात आ रही है। ठीक है, देखो यहाँ पास अंतिम वस्तु क्या है, यहाँ पास आटा है, यहाँ पास गेहूं है, एक जगह गेहूं है, एक जगह आटा है, और एक जगह क्या है, बेकरी है, अंतिम वस्तु। तो मैं क्या लिखा हूं, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के घरेलू सीमा के अंतर्गत सभी निवासियों के द्वारा उत्पादित, उसी के बाद लगाओ अंतिम शब्द, अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। तो याद रखिएगा जी, यही क्या है आपका, यही क्या है आपका, जीडीपी है। जीडीपी का ही कॉन्सेप्ट मैन है। ठीक है, अब बाकी तो आपका इससे रिलेटेड है। ऐसे लिखे हो ना कि उत्पादित अंतिम सेवाओं एवं वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य करके, अगर ऐसा लिखे हो तो ठीक हो लास्ट लाइन में। लेकिन अगर ऐसा मैं लिखवा दिया हूं गलती से कि उत्पादित सेवाओं, वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य, तब वो गलत है, ऐसा नहीं। ठीक है, चलो, तो ये क्या हो गया आपका, जीडीपी। याद रखिएगा जी, कुछ समझ में नहीं आएगा पूछ लेना विकास के खत्म होने के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। जीडीपी हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या है, जीएनपी। अब इसको समझो, जीएनपी, जीएनपी तो इसका देखो, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो इसका क्या हो जाएगा फुल फॉर्म, सकल, जी का ग्रॉस ही रहेगा, एन का बदल जाता है, बस क्या हो जाता है, राष्ट्रीय। और यही शब्द में तो फर्क है। वहां पर बात किसका हो रहा था, घरेलू उत्पाद का, तो भौगोलिक सीमा के अंतर्गत देख रहे थे। अब यहाँ पर बात होगा राष्ट्रीय का। जस्ट उसके अपोजिट जो मैं नोट में पहला पॉइंट लिखवाया क्या,
कि जीडीपी में यह महत्वपूर्ण होता है कि आर्थिक गतिविधियों का केंद्र कहाँ है, मतलब आर्थिक गतिविधियों का केंद्र भारत में रहता है, तब उसको बोलते हैं जीडीपी में शामिल करते हैं। घरेलू सीमा मतलब उसमें जो बताया था डोमेस्टिक, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या और उसके बाद में बताया, इसी प्रकार जीएनपी में यह महत्वपूर्ण होता है कि कौन कौन कर रहा है आर्थिक गतिविधियां, ठीक है। तो यहाँ पर बात होता है राष्ट्रीयता की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, देखो अब इसमें क्या क्या शामिल होगा। इसका सिंपल सा ये होता है, इसको निकालते कैसे हैं, जीडीपी, जो जीडीपी होता है उसमें क्या करते हैं, सॉरी निकालना क्या है आपने, तो जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए करते क्या है, तो जीडीपी जो होता है इसमें हम क्या कर देते हैं, प्लस करते हैं और एक्स में एम माइनस कर देते हैं, ठीक है। एक्स में एम माइनस कर देते हैं, जहां पर एक्स क्या होता है, विदेशों से भारत में प्रेषित आय, प्रेषित आय, और एम का मतलब क्या, भारत से विदेशों में प्रेषित आय। मतलब अब इसमें क्या होता है, इसको लिख लेना, समझा रहा हूं मैं। देखो अब क्या होगा, अगर भारत की टाटा कंपनी विदेशों में जाके अपनी फैक्ट्री स्थापित की है, या भारत के अनेक लोग क्या किए हैं, जाकर अमेरिका में एनआरआई के रूप में बिजनेस कर रहे हैं, या भारत के अनेक लोग कमाने खाने कतर या अरेबियन कंट्रीज गए हैं, और उनके द्वारा जितना भी पैसा कमाया जा रहा है, जितना पैसा भेजा जा रहा है भारत में लाभ को, उस सभी राशि को इसमें शामिल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भारत की कंपनी है और प्लस भारत के नागरिक हैं सभी। यहाँ राष्ट्रीयता की बात आती है ना, नेशनलिज्म की बात आती है, राष्ट्रीय उत्पाद बोला जाता है। तो जब राष्ट्रीयता की बात होती है तो वर्तमान में क्या होता है, घरेलू सीमा निर्धारित नहीं कर सकते भाई, भारत की टाटा कंपनी है, वो चाहेगी तो पूरे वर्ल्ड में अपना बिजनेस करेगी, ठीक है। तो जब जीडीपी की बात करेंगे तो जिस देश में बिजनेस कर रही है उस देश में उसका इनकम जुड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब जीएनपी की बात करते हैं तो जिस देश की वो कंपनी है उस देश की जीएनपी में उसका आय जुड़ेगा, यही फर्क है, समझो थोड़ा जो मैं बता रहा हूँ। एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ इसी का, टाटा का, कि यदि टाटा जिस देश में जाके काम कर रही है, अदर कम, है ना, मान लो जापान में टाटा ने अपना क्या किया, बिजनेस कर रहा है, तो जब जापान की जीडीपी की गणना करेंगे जापान की, तो टाटा का जितना इनकम रहेगा जापान की कंपनी का वो उसमें शामिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब वहां के जापान के ही जीएनपी की बात करेंगे, तब वो टाटा की इनकम को शामिल नहीं करेगा, वो टाटा की इनकम को रिमूव कर देगा। क्यों? क्योंकि टाटा का इनकम वो टाटा भेज कहाँ रहा है, भारत भेज रहा है ना, तब जापान अपने जीएनपी में टाटा के इनकम को शामिल नहीं करेगा। इसी प्रकार मान लो मैं भारत का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, भारत में मान लीजिए किसका ले यार, एक अ, चलो फोर्ड, फोर्ड एक कार है, ठीक है, फोर्ड एक कंपनी है, या तो हटाओ फोर्ड को, सैमसंग एक कंपनी है, ठीक है, सैमसंग एक कंपनी है, और हमने क्या किया, सैमसंग यहाँ कंपनी अपना स्टैब्लिश करके मोबाइल का उत्पादन कर रही है, बना रही है, ठीक है। तो सैमसंग जो उत्पादन कर रही है, ठीक है, तो जब हम भारत की जीडीपी की गणना करेंगे तो उसका आय शामिल करेंगे भारत का, लेकिन जब भारत की जीएनपी का शामिल करेंगे तो उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि सैमसंग क्या कर रही है, अपने लाभ को अपने देश भेज रही है, तो भारत से विदेशों में प्रेषित आय, तो जितने लोग भारत में काम कर रहे हैं, रिक्की पॉन्टिंग का मैं एग्जांपल दिया था, रिक्की पॉन्टिंग अभी जब जीएनपी गणना करेंगे तो इसमें शामिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अपना लाभ को कहाँ भेज रहा है, बाहर भेज रहा है, अपने देश भेज रहा है। तो रिक्की पॉन्टिंग, पेप्सी, कोका कोला, वीडियो, सैमसंग, जितने विदेशी कंपनी और लोग हैं वो सभी अपने पैसे को कहाँ भेज रहे हैं, विदेश में भेज रहे हैं। तो उस सभी को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। किससे माइनस करेंगे, जितना पैसा हमारा आ रहा है उसको, और उसके बाद
उसको माइनस करके जो बचेगा उसको जीडीपी में प्लस कर देंगे, क्या निकल जाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसमें क्या शामिल नहीं किया जाता? जैसे एनआरआई का आय उसमें शामिल नहीं किया जाता था, इसमें शामिल होगा? हाँ या ना बताओ तो। एनआरआई का आय क्या इसमें शामिल होगा? यस और नो करके चेक करके बताओ तो। जीएनपी में शामिल होगा एनआरआई का आय? बिल्कुल ठीक है, होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि एनआरआई क्या है? भले ही विदेश में है, आर्थिक गतिविधियों का केंद्र विदेश में है, लेकिन वो क्या है? भारत का नागरिक है, राष्ट्रीयता है, भारत में पैसा भेज रहा है, तो वो इसमें शामिल होगा। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए। ठीक, जो मैं समझाना चाह रहा था वो समझ गए हो। चलो, ये क्या हो गया आपका? जीडीपी और जीएनपी। ठीक है, और आगे पढ़ाऊं क्या इसको, या फिर अब पंचायती राज पढ़ना चालू करें? मन तो हमारा इसी को पढ़ाने का था, लेकिन ये ना टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है जी। ठीक है, 7:30 से 9, 1.5 घंटा हो गया है ना। आप लोग का क्या मर्जी है? ऑनलाइन जितने लोग हम लोग बताओ, बोलोगे तो इसी को पढ़ेंगे, नहीं तो पंचायती राज चालू करूंगा। ये क्या हो गया? पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज पढ़ाऊंगा अभी, थोड़ा सा इसको और देखते हैं। ठीक है, चलो। अब क्या होगा? हम क्या पढ़ लिए? जीडीपी और जीएनपी, दो चीज पढ़ लिए। ठीक है, अब इसी चीज को मैं किस में निकालूंगा? शुद्ध में निकालूंगा। शुद्ध में देखो, ये आ गया आपका क्या? ग्रॉस में हम लोग पढ़े अभी, सकल में ग्रॉस का प्रोडक्ट आया। अब इसी को हम, जो ये आपस आपका जीडीपी था और जीएनपी था, ठीक है, अब इसी को हम क्या करेंगे? सकल से नेट पे निकालेंगे। नेट मतलब शुद्ध। तो शुद्ध जब लिखते हैं तब यहाँ पास क्या हो जाता है? एनडीपी और एनएनपी। ठीक, क्या हो जाता है? एनडीपी और एनएनपी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है आपका? एनडीपी। तो एनडीपी निकालने के लिए क्या होता है? देखो, अब एक बात समझना। देखो, जब किसी भी देश की बात करें या कहीं भी उत्पादन की बात करें, मान लो मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक, पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ा रहा हूँ तो मेरा खर्चा क्या आ रहा है? जस्ट मान लो, मेंटेनेंस करने के लिए मान लो खर्चा क्या आ रहा है, तो मैं मोबाइल में मेरे को अभी अब डाटा थोड़ा ज्यादा डलवाना पड़ता है। ठीक है, तो मोबाइल का डाटा हो गया, चौक हो गया, और तो कोई खर्चा नहीं है। मान लो बिजली बिजली का बिल भी थोड़ा जोड़ लेते हैं, हल्का सा मान लेते हैं ना। तो मेंटेनेंस करने के लिए क्या करता है कोई भी कंपनी? एक अलग से पैसा निकाल के रखता है मेंटेनेंस करने के लिए। जहां भी उत्पादन होता है वहां पर क्या होता है? मशीनों का ह्रास होता है। भाई मशीनें नुकसान होंगी, टूटेंगे फूटेंगे, तो उसका क्या चाहिए? मैनेजमेंट चाहिए। ठीक है, तो क्या किया जाता है उत्पादन की प्रक्रिया में? अब पूरा उत्पादन को मैं ले रहा हूँ। ठीक है, उत्पादन की प्रक्रिया में क्या किया जाता है? कुछ राशि को क्या किया जाता है? अलग से रखा जाता है मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, उसी को क्या बोल दिया जाता है? ह्रास की राशि। उस राशि को बोला क्या जाता है? ह्रास एक शब्द है, ह्रास की राशि। तो ह्रास की राशि क्या है? लिखो इसको पहले, इस वर्ड को पहले लिखो, इस वर्ड को लिखो। ठीक है, इसमें लिखो थोड़ा सा, 2 लाइन लिखो, ह्रास की राशि करके। उत्पादन की प्रक्रिया में, उत्पादन की प्रक्रिया में मशीनों को मेंटेन करने के लिए, पंचायती राज बस स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जस्ट ये दोनों को कॉन्सेप्ट को समझो, फिर पंचायती राज चालू कर रहा हूँ। ठीक है, पंचायती राज का हाफ आवर रिजर्व है, डोंट वरी, उसका चिंता मत करो। मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, उसका टेंशन मत लो। ह्रास की राशि। ठीक है, ह्रास की राशि में लिखिए, उत्पादन की प्रक्रिया में, उत्पादन की प्रक्रिया में, उत्पादन की प्रक्रिया में मशीनों के रख रखाव, रख रखाव के लिए उत्पादनकर्ता के द्वारा अलग से एक राशि रखी जाती है।
अलग से एक राशि रखी जाती है जिसे ह्रास की राशि कहते हैं। उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पादनकर्ता के द्वारा अलग से एक राशि निकाल के रखी जाती है। मैं क्या बोला? उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पादनकर्ता के द्वारा मशीनों की रख रखाव के लिए अलग से एक राशि की मात्रा निकाल के रखी जाती है जिसे ह्रास की राशि कहते हैं। बस अब हो गया, कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो एनडीपी में मतलब क्या होता है? एनडीपी मीन्स जीडीपी माइनस ह्रास की राशि। इसको लिख लेना, ठीक है। और एनडीपी के बाद एनएनपी। एनएनपी मतलब क्या होगा? जीएनपी माइनस ह्रास की राशि। ह्रास की राशि है ना जी। ह्रास, ठीक है जी। ह्रास की राशि, ह्रास शब्द देखो, ठीक है। ह्रास देखो, मैं अभी तुम्हें को लिखते नहीं बन रहा है, कैसे लिखते हैं ना, थोड़ा सा यहां से होता है। रुको एक मिनट, है ना। हाँ ये तो है, ठीक है। ह्रास की राशि ऐसे लिख लेना, ठीक है। मतलब समझ रहे हो ना, मैं यहाँ पास हो रहा है, कभी काल होता है ये चीज, पढ़ाते रहोगे तो, है ना। ह्रास की राशि, ठीक है, हो जाता है कभी काल, है ना। ठीक। हाँ जी। हास, हास नहीं जी, एक उसमें ये लगता है मात्रा, है ना। ह्रास की राशि, उसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये एक ना मात्रा लगता है ऐसे करके, आधा रारे आधा रा वाला ना एक लगता है, ठीक है। सिर्फ हास नहीं बोलेंगे, ठीक है गायत्री, ये एक मात्रा लगता है, ठीक है। चलो लिख लेना, क्या मैं बोला फिर से। मैं यहाँ जो लिखा है स्पष्ट रूप से ह्रास बोल रहा हूँ, उसमें रा का एक ना साइलेंट एक वर्ड रहता है, ह्रास की राशि, ऐसे, ठीक है। चलो अब बात समझना। ह्रास की राशि तो हो गई, तो ह्रास की राशि होती क्या है ये समझ गए ना। सर डेफिनेशन लिखा दे तो लिखवाया तो मैं इसका। अरे तो इसमें डेफिनेशन क्या लिखेंगे, बस इतना तो बोलेंगे। जब जीडी में से ह्रास की राशि को घटा देते हैं तो वह एनडीपी कहलाता है। जब जीडी में से ह्रास की राशि को घटा देते हैं तब वह एनडीपी कहलाता है। इसी प्रकार जब जीएनपी में से ह्रास की राशि की मात्रा को घटा देते हैं तब वह क्या कहलाता है? एनएनपी कहलाता है, ठीक है। विकास लिखवाना नहीं पड़ेगा शायद इसको, ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लिखोगे तो। बोल भी दिया मैं 2 बार, क्या क्या लिखा मैं? जब जीडीपी में से ह्रास की राशि की मात्रा को घटा देते हैं तब उसको एनडीपी कहते हैं। जब जीएनपी में से ह्रास की राशि की मात्रा को घटा देते हैं तब उसको एनएनपी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसको याद रखिएगा। चलो इसका बाकी कॉन्सेप्ट जो